चलिए शांत हो जाइए दोस्तों। कल क्लास नहीं हो पाया उसके लिए सॉरी। बैठिए आराम से। कल अचानक मूड बदल गया कि नहीं पढ़ाना है। तो चलिए आप समझिए एक एक बात को। पिछले क्लास में हम यूनिट को समझे थे, मात्रक को समझे थे, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसको समझे थे, और अंततः हमें यही समझ में आया कि बिना मेजरमेंट के हम साइंस को या साइंस के किसी भी पार्ट को, चाहे आप बायोलॉजी की बात करिए, केमिस्ट्री की बात करिए या फिजिक्स की ही क्यों ना बात करें, बिना मेजरमेंट के, बिना मापन के साइंस को पढ़ा नहीं जा सकता। क्योंकि बिना मेजरमेंट के प्रैक्टिकल हो नहीं सकते, और प्रैक्टिकल हो नहीं सकते तो फिर साइंस हो नहीं सकते। तो मेजरमेंट क्या है और किसका करेंगे और किस प्रकार करेंगे, इन्हीं 3 प्रश्नों को पिछले क्लास में हम हल किए थे। मेजरमेंट क्या है और किसका करेंगे, तो मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का करेंगे। किस प्रकार करेंगे, तो यूनिट और नंबर से करेंगे। मेजरमेंट के लिए कितने चीजों की आवश्यकता? 2, एक यूनिट और दूसरा। उसके बाद यूनिट के बारे में हम समझे थे, और यह भी समझे थे कि सभी विश्व के विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मापने की एक समान पद्धति नहीं है, जिसके कारण कई तरह की असुविधाएं उत्पन्न हुई। उन्हें दूर करने के लिए अंततः 1970 में मापतोल महासम्मेलन बुलाए गए, जिसमें एसआई मात्रक का उदय हुआ, और आज पूरे वर्ल्ड में एसआई मात्रक को मान्यता प्राप्त है। आप किसी भी मात्रक का यूज कीजिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस मापने की सिस्टम को मान्यता प्राप्त है वो है एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट में मूल मात्रकों की संख्या कितनी थी? 7। 7 के अलावे जितने भी थे सब क्या थे? डिराइव्ड थे, व्युत्पन्न थे। तो 7 मूल मात्रक कौन है वो आप समझ ही गए हैं, और उसके अलावे जो भी है सब व्युत्पन्न है, डिराइव्ड यूनिट है, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। ठीक है, रेडियन और रेडियन, यानी कि 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, ठोस कोण और समतल कोण। तो इतनी बात तो आप समझ ही गए थे, और बहुत बात नहीं समझना है, क्योंकि जैसे जैसे हम फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ते जाएंगे हम मात्रक से अवगत होते जाएंगे। जैसे बल का मात्रक क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही मोशन वाले चैप्टर में जाएंगे वहां बल के बारे में पढ़ेंगे अपने में, वहां पर मात्रक का भी जिक्र होगा। ठीक उसी तरह सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के मात्रक के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो मात्रकों को अभी बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे मात्रकों से अवगत होते जाएंगे। जैसे उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी का मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन होता है। इसको अभी रटने से अच्छा है कि हम हीट चैप्टर में जब जाएंगे वहां पर थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मीय चालकता को पढ़ेंगे, और तब उसका मात्रक को आसान तरीके से समझेंगे। मेन समझने वाली बात यही थी 3 कि मेजरमेंट क्यों आवश्यक है, मेजरमेंट किसका करेंगे, और मेजरमेंट करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। और हमको लगता है कि इन तीनों बातों को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। क्या अगले टॉपिक पर आए? अगला टॉपिक क्या है? डायमेंशन। यानी बीमा। कि किसी भी, ध्यान दीजिए बीमा क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल
क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। किसे कहते पता है ना? जिसको मापा जा सके उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि। या फिजिक्स के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन टर्म पद की आवश्यकता उसे क्या कहते हैं? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक यानी यूनिट प्राप्त करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक प्राप्त करने हेतु मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट जिसकी संख्या 7 है, मूल मात्रक पर जो घात लगाए जाते हैं, घात यानी कि जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। जो घात लगाए जाते हैं उसी घात को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। हम आएंगे डायमेंशनल फार्मूला पर भी, लेकिन पहले हम डायमेंशन को समझे कि डायमेंशन क्या है, तब हम डायमेंशनल फार्मूला पर आएंगे। बीमा के बाद हम बीमीय सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक को प्राप्त करने हेतु, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक प्राप्त करने हेतु मूल मात्रक पर जो घात लगाए जाते हैं उस घात को, उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। बात को समझे कि नहीं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया, यह एक भौतिक राशि है। क्यों? तो इसको माप सकते, इसीलिए यह भौतिक राशि है। अब क्षेत्रफल को कैसे प्राप्त करते हैं? तो क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई को भी हम किस में मापेंगे? मीटर में। चौड़ाई को भी किस में मापेंगे? यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। यानी क्षेत्रफल का मात्रक प्राप्त करने के लिए हमें मीटर पर कितना पावर लगाना पड़ा? 2 पावर लगाना पड़ा। और मीटर एक क्या है? मीटर क्या है? मूल मात्रकों की संख्या 7, उसमें मीटर है कि नहीं? तो अब क्या देख रहे हैं कि क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है जिसके मात्रक को प्राप्त करने के लिए हमें मूल मात्रक पर 2 का घात लगाना पड़ा। यानी क्षेत्रफल की बीमा मीटर में कितना है? 2। क्षेत्रफल की बीमा मीटर में कितना है? 2। और चूंकि क्षेत्रफल का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक मीटर की ही जरूरी है, केवल मूल मात्रक मीटर की ही जरूरी है, और कोई मूल मात्रक की जरूरी है? तो आप अगर आपसे पूछ दिया कि क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का डायमेंशन मीटर में कितना है? 2। क्षेत्रफल का बीमा समय में कितना है? 0, क्योंकि समय की यहां कोई जरूरत। आपको पूछ देगा कि क्षेत्रफल की बीमा एम्पियर में कितना है? 0। क्षेत्रफल की बीमा केजी किलोग्राम में कितना है? 0, क्योंकि उसकी कोई जरूरत। यहां पर क्षेत्रफल के मात्रक को प्राप्त करने के लिए हमें केवल किसकी आवश्यकता है? तो केवल मीटर की यहां जरूरत है। तो क्षेत्रफल का बीमा मीटर में 2, बाकी सब में। क्लियर हो गया? किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो पावर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब क्षेत्रफल का बीमा मीटर में 2 है। चूंकि क्षेत्रफल के मात्रक में मीटर के अतिरिक्त अन्य किसी की जरूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की बीमा समय में 0 है, ठीक है, किलोग्राम में 0 है, मीटर में 2 है, बाकी सारे मूल मात्रक में इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, और दूसरा उदाहरण लेते हैं घनत्व, डेंसिटी, जिसको क्या कहते हैं? घनत्व। और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा
आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान और आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना। अब द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को। तो इसका मात्रक हो गया केजी प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर। तो अब आपसे कहेगा कि घनत्व की बीमा केजी में कितना है? 1, क्योंकि केजी का पावर कितना है? 1 पावर लिखने की कोई आवश्यकता। तो आपसे अगर पूछ दे कि घनत्व भौतिक राशि का बीमा किलोग्राम में कितना है, घनत्व भौतिक राशि का बीमा मीटर में कितना है? -3। अगर आपसे पूछ दे कि घनत्व भौतिक राशि का समय में बीमा कितना है, घनत्व भौतिक राशि का बीमा एम्पियर में कितना है? क्लियर? यही है क्या? डायमेंशन। क्लियर? डायमेंशन आपको समझे कि ना? पावर ही डायमेंशन है। हालांकि डायमेंशन अंडर 10 का विषय नहीं है। जो साइंस यानी +2 में जो साइंस नहीं रखे होंगे वो डायमेंशन से परिचित नहीं हुए होंगे। लेकिन जिसका 11th क्लास में साइंस था, निश्चित तौर पर 11th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर ही क्या है? डायमेंशन ही है। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, डायमेंशन हम आपको उतना नहीं पढ़ाएंगे जितना आपका +2 का टीचर पढ़ाया था। हम उतनी ही बातों का यहां पर कवर करेंगे जितना हमें जनरल कंपटीशन के एग्जाम में टॉप करने के लिए जरूरी है। क्लियर? तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक दूसरा एग्जांपल, जैसे बेग। बेग भी एक भौतिक राशि है कि नहीं? बेग क्या है? अब बेग बराबर होता है दूरी बटे समय। हालांकि चाल होता है दूरी बटे समय। बेग बराबर अगर देखें तो विस्थापन बटे समय होता है। तो फिलहाल समझने के लिए हम जाएंगे मोशन वाले चैप्टर में, तो डिटेल डिस्कस करेंगे इसका। नॉर्मली हम बेग बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी को हम किस में मापेंगे? समय को। तो क्या हो गया? अब देखिए, मीटर बटे सेकेंड को इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर? दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि बेग का बीमा मीटर में कितना है? 1। बेग का बीमा सेकंड में कितना है? बेग का बीमा केजी में कितना है? बेग का बीमा लुमेन कैंडला में कितना है? क्लियर? बात को समझ गए? बीमा में कोई दिक्कत नहीं ना। एक भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए, एक भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लगाए जाते हैं उस घात को ही डायमेंशन कहते हैं। उस घात को ही डायमेंशन कहते हैं। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आते हैं एक दूसरे टॉपिक पर, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन तो समझ गए। अब हम समझेंगे क्या? बीमीय सूत्र। डायमेंशन समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक पर, मूल मात्रक पर जो घात है वही घात डायमेंशन है, वही घात डायमेंशन है। अब हम समझेंगे डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला समझिए, पहले परिभाषा को समझिए, फिर हम एग्जाम्पल पर आएंगे। भौतिक राशि के मात्रक, भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को, संबंध बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक के बीच बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? यानी कि बीमीय सूत्र संबंधों को बताता है।
बीमीय सूत्र किसको बताता है? संबंधों को बताता। बीमीय सूत्र किसको बताता है? संबंधों को बताता। और बीमीय सूत्र किनके बीच के संबंधों को बताता है? तो भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई द्रव्यमान समय के मात्रक के बीच के संबंधों को बताता है। क्लियर हुआ? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई द्रव्यमान समय के मात्रक के बीच के संबंध बताने वाले सूत्र को ही बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। क्लियर? समझ गए? अब बीमीय सूत्र लिखेंगे कैसे, अर्थात इन दोनों के बीच संबंध बताएंगे कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें मूल मात्रकों के बीमा को याद कर लेनी चाहिए, जो फिक्स कर दिया गया है कि यही मूल मात्रक का बीमा होगा। अब आपके नोट में थोड़ा सा नजर डालिए, वहां पर मूल मात्रकों की बीमा दिया गया है। खासकर आपको 3 लंबाई का बीमा क्या होता है? द्रव्यमान का बीमा M, समय का बीमा T, लंबाई का बीमा L, द्रव्यमान का बीमा M, समय का बीमा T। लगभग 90 पैसे हैं जी। यही स्थिति नौकरी का स्थिति कहो है, लोग क्लासरूम में सो रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको नौकरी हुआ तो वो आपकी जिंदगी के सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि नहीं होगी? गांव से लेकर शहर से लेकर समाज तक। अगर आपने जिंदगी में ढेर सारी उपलब्धि जरूर प्राप्त किए होंगे। बच्चा में मैट्रिक भी फर्स्ट डिवीजन होता था हमारे गांव में, तो पूरा उसका पापा चौफारा प्रसाद देता था। ठीक है, तो ढेर सारी उपलब्धियां निश्चित तौर पर आप गेन किए होंगे, लेकिन ये जो नौकरी होगा ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और उसके लिए आप सबसे बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहिए। और इतना तो त्याग कर ही सकते हैं कि क्लासरूम में सोएंगे नहीं क्या? आइए दोस्तों, तो लंबाई का बीमा L, द्रव्यमान का बीमा M, समय का बीमा T होता है। उसके यानी कि लगभग 90% भौतिक राशि के बीमीय सूत्र में उसके मात्रक और इन्हीं के बीच के संबंध स्थापित किया जाता है। लेकिन और भी मूल मात्रक के बीमा दिए होंगे, जैसे विद्युत धारा का बीमा A या I होता है। उष्मा तापमान का बीमा T या H होता है। कैंडला का बीमा C, मोल का तो मोल ही होता है। और मोल का तो आप जानते हैं कि सारा यूज केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में कहीं पर मोल का यूज है ही नहीं। तो मुख्य रूप से हमें इन 3 का बीमा तो याद रखना ही चाहिए, और निश्चित तौर पर याद हो ही गया आपको। T फॉर टाइम, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, याद रखने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। तो डायमेंशन क्या है, बीमीय डायमेंशनल फार्मूला क्या है? और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी मन में ये कचोटने लगता है कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल, डायमेंशनल अलग चीज है जबकि डायमेंशनल फार्मूला अलग चीज। पावर डायमेंशन कहलाया, पावर को, घात को हम डायमेंशन बोले, लेकिन ये डायमेंशनल फार्मूला जो है ये संबंध बताने का जरिया है। डायमेंशनल फार्मूला जो है ये संबंध बताने का जरिया। तो लंबाई का बीमा, द्रव्यमान का बीमा, समय का बीमा, और इन्हीं 3 मूल मात्रक के सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के डायमेंशनल फार्मूला को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसके मात्रक और इन मूल मात्रकों के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं। आइए अब एक एक करके थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। डायमेंशन कैसे निकाला जाता है? अल्लाह क्या करते, पहले वाला क्लास का वीडियो डिलीट हो गया, लाइट का डिलीट हुआ होगा। अच्छा, नहीं कोई चीज डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। उतना तो ऑनलाइन वाला जानबे करता है, क्लास के बाद रिकॉर्ड में मिलेगा क्या, वो बताने की जरूरत है नहीं है, और अभी सबके लिए फ्री है। आइए अब हम बीमा निकालने के लिए सीखते हैं कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है। सबसे पहले लंबाई का बीमा, समय का T, समय का
टी, और उसके बाद द्रव्यमान का। जैसे हमें वेग का बीमा निकालना है, वेग का बीमा, और जिसका बीमा निकालना है उसको बिग ब्रैकेट के अंतर्गत रखना पड़ता है। जिसका बीमा निकालना है उसको बिग ब्रैकेट के अंतर्गत रखना पड़ेगा। जैसे हम वेग को बिग ब्रैकेट में रख दिए हैं और यहां पर लिख दिए वाट। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और वेग को हम बिग ब्रैकेट में रख दिए, आगे लिख दिए हैं वाट, तो इसका मतलब अपने आप हो जाता है कि वेग का बीमीय सूत्र बताइए, वेग का बीमीय सूत्र बताइए। यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे कि वेग का बीमीय सूत्र क्या होगा, डायरेक्ट अगर बिग ब्रैकेट के अंतर्गत वाट का सिंबल दे दिए तो इसका मतलब ही है कि आप वेग का बीमीय सूत्र को बताइए, वेग के बीमीय सूत्र को बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक समय का मात्रक सेकेंड। अब आइए, मीटर का बीमा एल, सेकेंड का बीमा टी, तो हो गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, या एम जीरो एल टी माइनस, जो नहीं आया उसका पावर आप जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल रूल्स के अनुसार पावर जीरो तो वन, और वन का मल्टीप्लिकेशन में कोई योगदान। तो वेग का बीमा क्या हो गया, एम जीरो एल टी माइनस वन, निकल गया। कैसे निकला देखे। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि हमें घनत्व का निकालना है, क्या क्या निकालना है, घनत्व का क्या निकालना है, बीमा निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, सही बोले डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का मात्रक, आयतन का, केजी का बीमा, एम केजी का बीमा, मीटर का बीमा, तो एम एल क्यूब या एम एल और माइनस थ्री एम एल माइनस थ्री टी माइनस टी का पावर, हाँ ऊपर जाएगा पावर तो माइनस हो जाएगा। क्लियर, बात समझ गए। क्या ये बीमा निकालने में कोई दिक्कत होगा? आए ठीक उसी तरह त्वरण एक भौतिक राशि, एक्सीलरेशन कहते हैं अंग्रेजी में। त्वरण बराबर आप नहीं जानते तो जान लीजिए वेग में परिवर्तन बटे वेग परिवर्तन होने में लगा समय। तो वेग में परिवर्तन तो वेग ही होगा, परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। मान लीजिए वेग में परिवर्तन का क्या अर्थ होता है, मान लीजिए आपसे पूछ दिया समय का परिवर्तन का मतलब क्या है, तो पहले जो समय था और अब जो समय उसके अंतर को ही क्या कहेंगे, समय का परिवर्तन। वेग का परिवर्तन मतलब अंत में जो वेग था और शुरू में जो वेग था उसके अंतर को ही क्या कहेंगे। तो वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और वेग ही होगा। और वेग का बीमा आप जान चुके हैं, वेग का बीमा एल टी माइनस वन डायरेक्ट अब लिख सकते क्योंकि हम वेग का निकाल चुके हैं। और समय का बीमा टी, तो एल टी माइनस टू, या इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं एम जीरो एल टी माइनस टू, एम जीरो एल टी माइनस। कहिए कोई दिक्कत, बात समझ में आई है? अब ध्यान दीजिए, कह दिया साइन 30 डिग्री का बीमा क्या होगा। साइन 30 डिग्री का बीमा क्या होगा? नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं साइन 30 का मान कितना, और संख्या का कोई बीमा, संख्या का कोई बीमा नहीं होता है। इसलिए आपसे पूछ दिया कि साइन 90 का बीमा क्या होगा, कोसेक 30 का बीमा क्या होगा, टेन 30 का बीमा क्या होगा। इन सब का बीमा होगा ही, क्योंकि चाहे साइन 30 हो या कोसेक 80 हो या टेन 85 हो, सबका मान एक संख्या होगी, सबका मान एक, और संख्या का बीमा होता ही, संख्या का बीमा होता ही
तो संख्या या 1030 या 1090 का बीमा बिल्कुल भी नहीं होगा। 1090 या 1030 का बीमा होता ही संख्या का बीमा होता ही। क्लियर। अब आप मान लीजिए आपको कह दिया कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का बीमा क्या होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ mv, जहां m क्या है, जहां m क्या है, अभी क्या है, भी क्या है। तो गतिज ऊर्जा का बीमा में हाफ एक संख्या है ना, इसका बीमा होगा नहीं होगा। m का बीमा, m द्रव्यमान है तो l। अब वेग का बीमा निकाले हुए हैं, एल टी का होल स्क्वायर। सॉरी यहां पर m होगा, यहां पर m होगा, सॉरी दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं। m l स्क्वायर टी माइनस 2, m l स्क्वायर टी माइनस 2 निकला। कोई दिक्कत। यहां मतलब m भी स्क्वायर है तो v का बीमा तो हम पहले ही जान चुके, v हमारा क्या है। अब वेग का बीमा पहले ही निकाल चुके हैं, एल टी माइनस 1 निकला था, उसका स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर का मैथमेटिकल रूल क्या हुआ आप जानते होंगे। ठीक है, एल इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर और टी माइनस 1 का स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का बीमा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब देखिए कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी, उसका बीमा इतना ही होगा, उसका बीमा। तो अब गतिज ऊर्जा का निकाल चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो अब आप स्थितिज ऊर्जा का निकाल सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप नहीं जानते तो हम लिख एम जी निकालिए तो बीमा। हो गया, वेरी गुड, हो गया, निकल गया उतना एम एल टी माइनस 2। वेरी गुड दोस्तों। एम और जी त्वरण है, जी त्वरण है, जी क्या है, त्वरण है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वीक में फिजिक्स कितने दिन चलेगा, 3 डेज, 3 डेज, 3 डेज। और दोस्तों ये फाउंडेशन बैच है, आराम आराम से सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हर बराहट जिसको है वो वीडियो क्लास ले लीजिए। क्लियर। अब देखिए एम का बीमा, एम द्रव्यमान है ना। अब देखिए कैसे, एम द्रव्यमान है तो एम का बीमा एल, जी त्वरण है, जी, ओहो सॉरी 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 सॉरी, एम द्रव्यमान है तो उसका बीमा एम होगा। क्या होगा, एम होगा। और जी जो है त्वरण है और ये गुरुत्वीय त्वरण है। और त्वरण का बीमा आप पहले ही निकाल चुके हैं, एल टी माइनस, तो गुना एल टी माइनस एच, एच लंबाई ना, एच ऊंचाई, और ऊंचाई को मापेंगे लंबाई, और लंबाई एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर। अब देखिए गतिज ऊर्जा का भी इतना निकला था ना, स्थितिज ऊर्जा का भी इतना ही निकला ना। कोई भी ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, उष्मा ऊर्जा हो, पेशीय ऊर्जा हो, तमाम तरह का कोई भी ऊर्जा हो, सबका बीमा यही होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर। बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और इसका मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। इसका बीमा निकालिए, आराम से निकालना है।
केजी द्रव्यमान है ना। चलिए, केजी क्या है? केजी द्रव्यमान है। मीटर लंबाई का एल, सेकेंड समय का एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए, बीमा प्राप्त करने के लिए हमें पहले भौतिक राशि का परिभाषा जानना पड़ेगा। अब कहिएगा कि बीमा के लिए इतना जानना पड़ेगा? बिल्कुल। हमें किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र का क्या परिभाषा पढ़े थे कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई द्रव्यमान समय के मूल मात्रक के बीच के संबंध बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? तो आपको किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र लिखने के लिए पहले उसके मात्रक को जानना जरूरी है, तब ना उस मात्रक में लंबाई द्रव्यमान समय के बीच संबंध स्थापित कर पाइएगा। तो इतनी बातों जानना हमें जरूरी है। और मात्रक हम तब प्राप्त कर पाएंगे जब उस भौतिक राशि का डिफिनेशन हम जान पाएंगे। क्लियर? तो अगर हमें भौतिक राशि को समझना है, बीमीय सूत्र को निकालना है, तो पहले हमें भौतिक राशि को परिभाषित करना पड़ेगा, फिर उसके मात्रक को प्राप्त करना पड़ेगा, और उसके बाद चुटकी बजाकर हम निकाल सकते क्या? बीमीय सूत्र। कोई दिक्कत? बल का निकल चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम दाब का निकालिएगा। हम फॉर्मूला लिख देते हैं, दाब का बल बटे क्षेत्रफल। अब आप निकालिए। बल बराबर, बल का तो निकाल चुके हैं, बल का तुरंत निकाले हैं ना। तो बल का एम एल टी माइनस क्षेत्रफल का मीटर, तो एल, तो एम एल टी माइनस गुना एल ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। एल स्क्वायर को ऊपर लेंगे तो माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन टी माइनस, ये हो गया किसका बीमा? दाब का बीमा। चलिए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। कोई दिक्कत? हाँ, अब तो आप बीमा लिख लीजिएगा। खासकर मात्रक दे देगा तो बीमा लिखने में कोई दिक्कत होगा? हाँ, अच्छा। अगली भौतिक राशि लेते हैं विकृति, एस्ट्रेन। विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। निकालिए बीमा, पहले निकालिए तो निकल जाएगा। कहता निकालिए। नहीं निकलेगा? देखिए, लंबाई में परिवर्तन मतलब पहले का लंबाई और अब की लंबाई का अंतर। तो लंबाई में परिवर्तन लंबाई ये हुआ है, तो लंबाई का बीमा। और नीचे में मूल लंबाई यानी पहले जो लंबाई था उसका भी बीमा। एल एल कट गया, क्या हो गया? वन हो गया। वन संख्या, ऊपर भी वही राशि नीचे भी वही राशि, तो कटकर कितना होता है? वन एक संख्या है जिसका बीमा। तो विकृति का बीमा, विकृति का बीमा नहीं होता है, विकृति का बीमा नहीं होता है। क्लियर? आवृत्ति का बीमा निकालिए। आवृत्ति बराबर होता है एक बटे आवर्तकाल, एक प्रकार का समय है।
क्लियर। आवृत्ति, आवृत्ति क्या है वो तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़िएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, और आवर्तकाल मतलब क्या, समय, आवर्तकाल समय है। तो 1/, यानी T माइनस, या इसको लिख सकते हैं M0 L0 T माइनस 1, M0 L0 T माइनस M0 L0 T माइनस 1। क्लियर, बात को समझ गए। तो बीमा क्या है और बीमीय सूत्र क्या है, इस बात की जानकारी आपको मिल चुकी है कि नहीं? क्या कोई दिक्कत है? बीमा क्या है और बीमीय सूत्र क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, दोनों चीज आप समझ चुके हैं कि नहीं? नोट में कुछ भौतिक राशि का बीमा निकाल कर समझाया गया भी है, लेकिन हमको आपको क्या बोले कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे अगला चैप्टर है मोशन, मोशन में हम वेग से परिचित होंगे, चाल से परिचित होंगे, विस्थापन से परिचित होंगे, त्वरण से परिचित होंगे, बल से परिचित होंगे। तो जैसे जैसे हमें भौतिक राशि से परिचित होते जाएंगे, उसके मात्रक और बीमा से भी परिचित होते जाएंगे। रटने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्लियर। और हर चैप्टर में आपको मात्रक और बीमा का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसलिए इस चैप्टर में प्रश्नों की भी संख्या मात्र कितनी है, 50 है। अब 50 इसलिए इसमें रखे हैं कि जैसे हम पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे तो जहां पढ़ेंगे वहां पर भी एक क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है और पृष्ठ तनाव का बीमा क्यों होता है। इस चैप्टर में पृष्ठ तनाव के मात्रक बीमा को मुख्य रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो मात्रक और बीमा के जो मूल कॉन्सेप्ट थे कि क्या है मात्रक क्या है बीमा, उसको तो हम समझ ही चुके हैं। धीरे धीरे हम चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे और मात्रक बीमा से परिचित होते जाएंगे। लेकिन मात्रक क्या है, बीमा क्या है, इस बात की जानकारी आपको मिल चुकी है। कहिए, अब देखिए नोट में कुछ बीमा निकाला हुआ, उसमें कोई में संशय हो रहा है आपको, एक बार नजर दौड़ाइए। क्या मोल, हाँ कौन, कौन का भी बीमा नहीं होता। कौन बराबर होता है, कौन बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कौन बराबर चाप बटे, अब चाप को भी लंबाई में मापिएगा, त्रिज्या को भी, तो एल एल कट कर क्या हो जाएगा, अब 1 का बीमा नहीं होता। तो कौन का भी बीमा, विकृति का भी बीमा, यानी कुछ भौतिक राशि मात्रकहीन बीमाहीन है। विकृति तो मात्रकहीन भी है और बीमा, लेकिन कौन का मात्रक होता है रेडियन, लेकिन उसका कोई बीमा। तो अपवाद भी है कि कुछ भौतिक राशि है लेकिन उसका बीमा नहीं होता है। 2 भौतिक राशि से तो आपको परिचय हम करा ही दिए, विकृति की कोई बीमा नहीं होती, विकृति का मात्रक भी नहीं होता है। लेकिन कौन का मात्रक होता है, कौन का मात्रक होता है, लेकिन कौन का मात्रक है रेडियन। कौन का मात्रक क्या है, लेकिन कौन का बीमा नहीं होता। कौन का बीमा, कौन बराबर वास्तविकता में चाप बटे त्रिज्या होता है, और चाप यानी कि वृत्त की चाप का जो मापन है वो भी लंबाई में ही होगी और त्रिज्या का मापन लंबाई में होगी। दोनों कटकर 1 हो जाएगा। 1 का कोई बीमा नहीं होता है, संख्या का कोई बीमा। दैट सॉल्व, दैट सॉल्व। कोई प्रश्न, कौन है वेग का, कौन है वेग।
ठीक है, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। सबसे पहले इसका अगर हमें निकालना है कोणीय वेग, सबसे पहले कोणीय वेग का अस्तित्व सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में होता है। कोणीय वेग का अस्तित्व कहां? सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में होता है। अब दिक्कत नहीं हो, अगला चैप्टर मोशन से ही रिलेटेड है, जो हर तरह के मोशन को हम समझेंगे कि क्या है सर्कुलर, क्या है रोटेशनल मोशन। तो कोणीय वेग बराबर होता है कि जैसे वृत्तीय मार्ग पर वस्तु यहां से गति करना प्रारंभ किया और कुछ समय के बाद गति करते करते यहां पर आ गया, तो यह है प्रारंभिक स्थिति, यह है अंतिम स्थिति। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति कोण वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर जितना कोण बनाया उसे हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं? अब कोणीय विस्थापन बट्टे समय को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। मान लीजिए वृत्तीय मार्ग पर कोई वस्तु यहां से गति करके यहां पहुंचा, यहां से गति करके यहां पहुंचा और इस यहां से यहां यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के द्वारा वृत्तीय मार्ग पर थीटा कोण बना, तो थीटा बाय टी को ही क्या कहते हैं? थीटा बाय टी का क्या कहेंगे? थीटा को कहेंगे कोणीय विस्थापन, और थीटा तय करने में जो समय लगा उस थीटा बाय टी को हम क्या कहेंगे? कोणीय वेग। अब कोणीय वेग का जब बीमा निकालिएगा तो थीटा का बीमा होता है नहीं, थीटा कोण है और उसको कोण का बीमा, नीचे में आपका क्या बच गया? समय। तो t माइनस 1 या m0 L0 t माइनस m0 L0 t माइनस 1। दैट्स क्लियर। कोई दिक्कत? अब कहिएगा कि कोणीय वेग ऐसे, तो कोणीय वेग का अस्तित्व तभी है जब वस्तु सर्कुलर मोशन करे या रोटेशनल मोशन करे। चाहे सर्कुलर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, चाहे वृत्तीय गति हो या घूर्णन गति हो, उसका मार्ग ऐसा ही रहता है। क्लियर? और कोणीय वेग का मात्रक पूछेगा तो मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगर यूनिट की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, लेकिन मात्रक क्या हो जाएगा? t माइनस 1। क्लियर? या m0 L0 t माइनस 1। दैट्स क्लियर। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना। अब देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर में बस इतना ही, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। टॉप करने के लिए जितनी आवश्यकता है वो आप समझ गए। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्वेश्चन है ना? कितना क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हर चैप्टर को इसी तरह डिस्कस करके हम समाप्त करेंगे। समझ गए? हर चैप्टर को इसी तरह डिस्कस करके समाप्त करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर है उसका वीडियो क्लास आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे। आपको लगभग जब क्लास खत्म होगा लगभग क्वेश्चन आपको बन जाएगा, 80% तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसके लिए क्या करना है? वीडियो क्लास इसलिए अवेलेबल करा देंगे कि फिर इतने डिस्कस करने के बाद प्रश्न पर आकर डिस्कस करना बहुत ज्यादा उचित नहीं है, समय भी ज्यादा लग जाता है। तो समय कम लगे तो इसीलिए क्वेश्चन का वीडियो क्लास फाउंडेशन बैच में डालते हैं। टारगेट बैच में क्वेश्चन पर डिस्कस करवाते हैं, फाउंडेशन बैच में थ्योरी पर डिस्कस करवाते हैं। क्वेश्चन के लिए वीडियो क्लास के लिए क्या करना है आप जानते हैं, ऐप पर जाना है, ऐप पर जाकर के खोलिएगा। वीडियो क्लास बिल्कुल सबके लिए क्या रहता है? फ्री रहता है। जो पढ़े ना पढ़े उसके लिए सबके लिए क्या है? फ्री है। आप वहां पर जाकर वीडियो क्लास कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला चैप्टर को हम समाप्त माने। किसी को और कोई प्रश्न है तो बता सकते। जो पहले क्लास कर रहे हैं, जैसे पहले इस बैच में क्या चल रहा था? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को भी पहले चैप्टर का डिस्कस करते थे, फिर क्वेश्चन का वीडियो क्लास अवेलेबल करवा देते थे। तो जैसे केमिस्ट्री हुआ वैसे ही आपका क्या होगा? फिजिक्स होगा। अब कहिए कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत है, कोई क्वेश्चन मान लीजिए वीडियो क्लास से आप समझे नहीं, तो आराम से लिख करके यहां पर रख देना है, हम उसको पढ़ाते समय ले लेंगे।
अब आपका कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं क्या? अरे वो तुरंत क्लास समाप्त होने के रात 12 बजे डाल दिया जाता है। जैसे पहला चैप्टर है ना, आज रात 12 बजे पहला चैप्टर चला जाएगा। क्लियर? या आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा ऑफिस में जाइएगा, बता देगा कैसे कैसे जाना है। लेकिन वीडियो क्लास करने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल का होना आवश्यक है और उसमें नेट का होना आवश्यक है और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ऐप होना आवश्यक है। और इतनी आवश्यकता को शायद आप तो 10वीं क्लास का बच्चा पूरा कर लेता है, आप तो +2 या बीएससी या ग्रेजुएशन आपका हो चुका होगा। क्लियर? अच्छा, कुछ लोग करें यंग प्रत्यास्था का ऐसा यूनिट क्या होगा? ठीक है, यंग प्रत्यास्था, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक। अब प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी। यंग का प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। आप याद रखिएगा कि सारे प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक किसके बराबर है? यानी जो मात्रक दाब का है वही मात्रक प्रत्यास्था गुणांक। और सभी प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक? कितने प्रकार के? तीनों प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक किसके बराबर है? दाब के बराबर है। इसीलिए उसका बीमा भी किसके बराबर होगा? दाब के बराबर होगा। अभी हम इसलिए यह भी बता रहे हैं कि अभी आपको हम प्रत्यास्था पढ़ाए हैं, इलास्टिसिटी जब हम डिस्कस करेंगे तभी कंप्लीट होगा कि प्रत्यास्था गुणांक क्या है। प्रत्यास्था गुणांक को समझने के लिए एक हमें रॉबर्ट हुक के द्वारा दिए गए नियमों को पढ़ना पड़ता है। रॉबर्ट हुक के नियम से ही निकलता है क्या? तो रॉबर्ट हुक के नियमों को पढ़कर हम प्रत्यास्था गुणांक को समझे तो याद रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि जितने भी प्रत्यास्था गुणांक है, जितने भी प्रत्यास्था गुणांक है, सबका मात्रक किसके बराबर? दाब का बराबर। सबका मात्रक दाब का बराबर, सबका मात्रक दाब के बराबर, तो सबका बीमा भी। और दाब का बीमा आप निकाल चुके हैं कि नहीं? दाब बराबर बल बटे, अब बल MLT माइनस क्षेत्रफल L ML -1 T माइनस, तो यही प्रत्यास्था गुणांक का बीमा है और सभी प्रत्यास्था गुणांक का बीमा। क्या? क्षेत्रफल में लंबाई का बीमा 2, ठीक है। चौड़ाई बस एक नजरिए का है, चौड़ाई वास्तव में चौड़ाई भी क्या है? लंबाई, उसको भी मीटर में मापते। तो क्षेत्रफल में लंबाई का बीमा 2 और किसी का बीमा 0। क्लियर? कहिए दोस्तों हाँ, सांता गुणांक का। अब सांता गुणांक के लिए, ठीक है, सांता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सांता गुणांक। सांता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी पर मीटर पर सेकेंड। सांता गुणांक का एसआई मात्रक केजी पर मीटर पर सेकेंड होता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, सांता गुणांक का एसआई मात्रक इस्तेमाल नहीं किए जाते। सांता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? पुआज। सांता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? पुआज। यही ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सांता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? केजी पर मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर पर सेकेंड। लेकिन सीजीएस मात्रक क्या है? सीजीएस मात्रक क्या है? पुआज है। इसी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सीजीएस मात्रक से हम बीमा नहीं लिख सकते, बीमा के लिए एसआई मात्रक पर आना पड़ेगा। तो अब तो ये तो सीधा है जी, हाँ, केजी का क्या, मीटर का, सेकेंड का। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत? सर प्लीज फ्रिक्शन का डायमेंशन क्या? तो फ्रिक्शन इक्वल टू बल। घर्षण क्या है? घर्षण की बीमा वही होगी जो किसकी होगी?
जैसे आप देखें ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का बीमा समान था ना। आप किसी भी ऊर्जा की बात करिए, चाहे बैटरी की रासायनिक ऊर्जा की बात करिए, चाहे विद्युत ऊर्जा की बात करिए, चाहे उष्मा ऊर्जा की बात करिए, चाहे गतिज ऊर्जा की बात करिए, चाहे स्थितिज ऊर्जा की बात करिए, हर प्रकार के ऊर्जा का बीमा समान। ठीक उसी तरह हर प्रकार के बल का बीमा, चाहे हाथों से लगाए गए या पेशीय बल हो और चाहे घर्षण बल हो, उसका बीमा क्या होगा? समान होगा। घर्षण का बीमा पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि घर्षण का बीमा क्या होगा? वही होगा जो बल का है, क्योंकि घर्षण एक प्रकार का बल है, क्योंकि घर्षण एक प्रकार का बल है। क्लियर? उष्मा चालकता, उष्मा चालकता, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का बीमा क्या है? सबसे पहले इसका मात्रक आप जान लीजिए, वाट पर मीटर पर केल्विन। वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर, यह किसका मात्रक है? उष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी का। क्लियर? अब यहां पर मीटर पर केल्विन का तो बीमा आपको याद होगा। पर मीटर का L-1, केल्विन का तो बीमा K ही होता है या H भी होता है, लेकिन H ज्यादातर राइटर यूज करते नहीं है, तो K का बीमा K ही हम लोग भी यूज करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का सभी विद्वान K का ही यूज करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा किसका बीमा? वाट का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे, कार्य बराबर बल गुना, कार्य बराबर बल गुना, नहीं जानते तो अब जानिए, बल गुना विस्थापन बराबर बटे, बल का बीमा याद हो चुका है, MLT माइनस, अब विस्थापन दूरी है, विस्थापन समय का T, तो ML² T माइनस इतना होगा, तो शक्ति का बीमा क्या हो गया? ML² T ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 -2 माइनस, वाट का बीमा निकल चुका है। अब तो निकल ही जाएगा, वाट पर मीटर पर केल्विन। वाट का बीमा वाट का बीमा ML² T माइनस थी, पर मीटर यानी L-1 K-1, एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। तो M2L-1 ln होगा, 1 लिखने का जरूरी, T माइनस K माइनस। क्लियर? टेंशन नहीं लीजिए, जैसे जैसे चैप्टर बीतेगा बीमा मात्रक को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। ठीक है? फिजिक्स एकदम आपको रोचक तरीके से निकलेगा, रोचक तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, साथ बने रहिए बस। क्लियर? अब चैप्टर की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं, क्या कर दें? चैप्टर समाप्त है दोस्तों। क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, कल से मोशन स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगा, क्वेश्चन लिखना है, यहां पर आके रख देना है, नहीं तो हमारे यहां पर टेक्निकल टीम है, इसको दे देना है, वो यहां पर रख देगा। क्लियर? अब ऐसा नहीं कि सब दिन 50 क्वेश्चन दे दीजिए। ठीक है? कल से मोशन, दूसरा चैप्टर क्या है? मोशन। आज रात 12 बजे आपके बैच में, क्या नाम है इस बैच का? फाउंडेशन बैच, 7:30 to 9 PM फिजिक्स में जाइएगा, वहां पर आज रात 12 बजे क्वेश्चन आंसर का वीडियो चला जाएगा, डिटेल वीडियो जाएगा। ठीक है? तो कल से मोशन की शुरुआत। आइए, असली मजा कल से आएगा दोस्तों। आइए, मोशन चैप्टर, ये था आपका इंट्रोडक्शन से। हाँ, कल मेरा ही क्लास होगा, कल नहीं हुआ था क्लास, थोड़ा हम डिस्टर्ब हो गए थे, मूड खराब हो गया था।
लेकिन कल क्लास होगा, मोशन की शुरुआत करेंगे। चलिए, ऋतुराज कुमार करेंगे एंगुलर कोणीय त्वरण का डायमेंशन क्या। अच्छा, आप क्वेश्चन करिएगा दोस्तों, क्या नाम था, क्लियर हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का। सुमित कुमार दुबे, राजेश कुमार, ठीक है दोस्तों, कल फिजिक्स होगा, बिल्कुल कल फिजिक्स होगा। सुमित कुमार दुबे, प्रिंस यादव कह रहे कि अभिषेक को आज चिकन लेके आना, क्या बता रहे। शिवम पांडे, थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास छठ तक जो है स्थगित हो गया है। छठ के बाद रोशन सर वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास इसी बैच में लेंगे, और तब तक के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास कर रहे स्टूडेंट से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि नहीं हो रहा है उनका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। गुरुजी, नवनीत कुमार गुरुजी, अपना चेला बनाइएगा हमको। नहीं, चेला काहे बनाना है, आप बहुत टैलेंटेड है, नौकरी कीजिए और सामने आंख से आंख मिलाकर हमसे बात कीजिए, इस लेवल पर आइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं क्लास के लिए कल के क्लास में। एवरीबॉडी गुड नाइट।